Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with a new chapter of class 9th, Work and Energy. तो इस चैप्टर में हम वर्क के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि वर्क क्या होता है एंड एनर्जी को देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क क्या होता है। देखो, वर्क का आप डेली लाइफ में क्या मतलब समझते हो कि जैसे सोचना, लर्न करना, चीज़ों को किसी से बात करना या रीड करना, तो वो सब चीज़ें आपके लिए क्या है, वर्क है। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हो तो आप बोलते हो कि हाँ आज मैंने बहुत सारा काम करा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये सब वर्क नहीं होता। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये सब वर्क नहीं होता। मतलब सोचना, लर्न करना, टॉकिंग, रीडिंग, ये सब वर्क नहीं है। अब मान लो आप 2 घंटे से आप लिख रहे हो तो वो भी चीज़ वर्क नहीं है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क उसको बोलते हैं जब कोई फोर्स लग रही हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा हो। मान लो कि यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ठीक है, एक हैवी बॉक्स पड़ा हुआ है और मैंने इसको पुश करके, मतलब मैंने इस पे फोर्स लगाई और इसको मूव करवाया और इसकी पोजीशन मैंने चेंज करवाई, मतलब इसको मैंने डिस्प्लेस करवाया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस बॉक्स पे क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ और मेरे फोर्स लगाने की वजह से ये जो बॉक्स है वो मूव हो रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम उसको वर्क बोलते हैं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब वर्क तभी डन होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, ठीक है। अब वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, वो डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि ये बॉक्स है, मैंने इस बॉक्स पे इस साइड पे फोर्स लगाई, मतलब मैंने इसको इस साइड धक्का दिया और ये डिस्प्लेस पे किसी साइड हो, इस साइड डिस्प्लेसमेंट, इस साइड इसका डिस्टेंस कवर हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, वर्क है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है पुशिंग अ हैवी बॉक्स, जैसे हम बहुत हैवी बॉक्स को पुश करते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, वर्क डन का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पुशिंग अ हैवी रॉक बट इट डज नॉट मूव। आप एक बहुत बड़ा, बहुत भारी सा पत्थर है, उसको आप पुश कर रहे हो लेकिन वो जो पत्थर है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। आप एक बहुत भारी से पत्थर के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, उसको पुश करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो जो बॉक्स है वो, मतलब वो जो पत्थर है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन कब होता है, जब आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो, ठीक है। तो वर्क डन के लिए ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे फोर्स तो लग रही है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो पत्थर है, वो क्या है, मूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई वर्क डन भी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो स्टैंड स्टिल विद अ हैवी लोड ऑन हेड, मतलब एक पर्सन है, ठीक है, जिसने अपने सर पे ना काफी सारा लगेज उठा रखा है, मान लो, ठीक है, उसने अपने सर पे काफी सारा हैवी लगेज उठा रखा है। अब देखो उसने अपने सर पे लगेज लेके वो अपने सर पे खड़ा है, ठीक है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कवर कर रहा है, वहां पे भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, बस वो फोर्स लगा रहा है अपने ऊपर की तरफ, ठीक है, वो बस लेके खड़ा हुआ है हैवी लोड को, ठीक है। तो वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, देखो सबसे पहले फोर्स लगनी चाहिए ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहली बात क्या है कि फोर्स लगनी चाहिए ऑब्जेक्ट पे। जैसे क्या है, जैसे एक हैवी बॉक्स है तो इस पे मैं क्या लगा रही हूँ, इस पे फोर्स लगा रही हूँ। सेकंड, वो फोर्स लगाने की वजह से वो क्या हो, डिस्प्लेस हो। अब इस पे मैंने फोर्स लगाया तो ये जो बॉक्स है फोर्स की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है, मतलब ये कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस वर्क के लिए होनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो जो कि क्या कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स। अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है, मतलब हम फोर्स पर्टिकुलर लगा रहे हैं एंड वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो वहां पे ये जो एंगल बनाएगा वो क्या बना लेगा, 90 डिग्री बना लेगा। तो वर्क जो होगा वो कभी भी डन नहीं होगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। कि मान लो कि अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा,
ठीक है। तो वर्क डन को देखो कैलकुलेट कैसे करना है, वर्क डन इज इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो वर्क तभी डन होगा, ठीक है, वर्क तभी डन होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस साइड फोर्स लग रही है उसी साइड वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जिस साइड फोर्स लग रही है उसी साइड वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस साइड फोर्स लग रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड कवर करेगा, तभी वर्क डन होगा, ठीक है। जैसे अब मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाई तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसने ऊपर की तरफ करा तो वहां पे भी वर्क डन होगा। जैसे आपने मान लो ग्राउंड से बहुत सारा हैवी लगेज उठाया, ठीक है, आपने उस पर क्या करा, फोर्स लगाई, फोर्स लगा के आपने उसको उठाया तो उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर करा, उसने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करा यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स एंड डिस्टेंस जब सेम डायरेक्शन में होंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी वर्क डन होगा, और तब ये वाला फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो कि जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1 जूल को डिफाइन करो, तो आप 1 जूल को डिफाइन कैसे करोगे, तो देखो जैसे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट कितनी होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एंड एस की एसआई यूनिट मतलब डिस्टेंस की एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर, ठीक है। तो आप वर्क को मतलब आप 1 जूल को कैसे एक्सप्लेन करोगे, वर्क की एसआई यूनिट क्या है, जूल है, तो आप 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे कि जब 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी, ठीक है, जब हम 1 न्यूटन की फोर्स से 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो 1 न्यूटन की फोर्स से 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 जूल। तो डिफाइन 1 जूल क्या है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस बॉडी बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और कहाँ पे जाना चाहिए, फोर्स की ही डायरेक्शन में जाना चाहिए वो। जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स, या एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जैसे कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं हम 7 न्यूटन की, ठीक है, एंड इसने 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करके ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब इस पे हमने फोर्स लगाई और इसको डिस्प्लेस करवा के ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, ये यहाँ पे आ गया और इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो सबसे पहली बात आपको वर्क की डायरेक्शन देखनी है। अगर वर्क की जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, अगर वो दोनों सेम हुई तब वहां पे वर्क हो रहा होगा। अगर वो परपेंडिकुलर हुई तो वहां पे वर्क डन जो होगा वो ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे कि हमने पीछे भी देखा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क भी फोर्स इस साइड लग रही है और इसने डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड कवर करी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगी है, 7 न्यूटन की, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, 8 मीटर का। तो वर्क डन कितना आ गया, 7 × 8 इज 56 जूल। उसके बाद देखो अब वर्क डन में 3 केस होते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है अगर वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, मान लो मैं एक बॉक्स को पुश कर रही हूँ, एक बॉक्स पे फोर्स लगा रही हूँ और वो डिस्प्लेस भी कर रहा है इसी पोजीशन पे, मतलब इसी डायरेक्शन पे ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इस साइड फोर्स लगाई और इसने डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड कवर करा, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब देखो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का बन रहा होता है तो यहाँ पे वर्क जो है पॉजिटिव होता है, ये आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद केस 2 देखो कि अगर फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, अगर फोर्स इधर लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड एंड डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर कर रहा है, तो जब भी कोई भी वर्क डन जो है वो परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिकुलर में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब जब एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, जब वर्क डन परपेंडिकुलर हो, तो वहां पे वर्क 0 होता है, कोई भी वर्क डन वहां पे नहीं होता, ठीक है।
केस 3 में देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको उस पे हम फोर्स तो इस साइड लगा रहे हैं लेकिन वो डिस्प्लेस उस उल्टी साइड कर रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो, मतलब जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, वो क्या हो, अपोजिट हो। तो उस केस में जो हमारा वर्क डन होता है वो किस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि वहां पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। अब देखो फोर्स इस साइड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, अब 180 डिग्री का मतलब जो फोर्स है वो नेगेटिव है। देखो ये सब तीनों जो केस है वो हमने किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, जैसे कि वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम थीटे की वैल्यू रखते हैं, जिससे कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तभी ये जो पूरा वर्क डन है वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसकी वजह से ही यहाँ पे जो वर्क है वो कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस केस में जो कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, इस वजह से यहाँ पे जो वर्क आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, और ये चीज़ आप डिटेल में पढ़ते हो क्लास 11th में, क्लास 9th में कॉस थीटा का कुछ काम नहीं है, आपके जो क्लास 9th है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ आती है। ठीक है, तो अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है। सबसे पहला, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर एक बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस पर लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि वर्क डन क्या होगा, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना वर्क डन कर रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ क्या कर रहा है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब ये इस तरफ मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे लग रही है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगती है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब फोर्स इधर है और वो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, इस साइड कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि अगर वर्क डन जो है वो परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे 0 वर्क डन होता है। ठीक है, 0 बिकॉज ग्रेविटी एक्ट वर्टिकली मेक्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसकी वजह से जो वर्क डन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो कि क्या है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, देन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रही है। देखो सर्कुलर पाथ है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो उन्होंने पूछा कि वर्क डन क्या होगा, जैसे एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है हमेशा सेंटर पे। ठीक है, हमेशा सेंटर पे लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ डिस्प्लेस होने का ट्राई करता है, वो डिस्प्लेस होने का ट्राई करता है इस साइड। मतलब जैसे मान लो आप कोई पत्थर लो, पत्थर को आप रस्सी से बांधो और उसको आप घुमाओ, तो जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, जैसे ही आप उसकी रस्सी को छोड़ोगे, तो वो पत्थर कहाँ जाएगा, वो पत्थर सीधा ही ट्रैवल करेगा। हमने मोशन चैप्टर में भी देखा था ये चीज, वो सीधा ही ट्रैवल करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, इस साइड लगती है। अब फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट ये इधर कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अ पर्सन कैरी अ हैवी लोड एंड वॉक ऑन अ लेवल रोड, इज एनी वर्क बीइंग डन इन दिस केस। देखो अगर एक पर्सन है जिसने हैवी लोड कैरी कर रखा है और वो लेवल रोड पे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो वहां पे कुछ वर्क डन हुआ, तो वहां पे भी कुछ वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज वहां पे उसने जो हैवी लोड है, मतलब जो उसने अपना सामान है, जो उसने जो भी लगेज है, जो भी फोर्स वो लगा रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है, उसने अपने सर पे रखा हुआ है सारा का सारा सामान। ठीक है, वो हैवी लोड जो है उसने अपने सर पे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, फोर्स वो ऊपर की तरफ लगा रहा है और चल वो ऐसे रहा है, तो यहाँ पे भी कोई वर्क डन होगा, यहाँ पे भी कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन। अब देखो मूविंग अराउंड द अर्थ, देखो अर्थ के आसपास क्या करती है सैटेलाइट, राउंड करती है, मतलब
चक्कर लगाती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, इन्होंने पूछा कि सैटेलाइट कितना वर्क डन कर रही है जबकि उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। राउंड पाथ पे मूव कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रही है। तो जैसे हमने ऊपर भी अभी एक केस में पढ़ा, तो यहाँ पे भी वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज राउंड पाथ में मूव कर रही है। तो एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, सेम जैसे हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम। एक पोर्टर है जिसने 15 किलोग्राम का लगेज उठा रखा है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब उसने ग्राउंड से लगेज को उठाया। कितना लगेज उठाया, 15 किलोग्राम का उसने ग्राउंड से लगेज को उठाया और अपने सर के ऊपर रखा 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये उसका सर है और ये ग्राउंड है, ठीक है। उसने लगेज को उठाया और अपने सर पे रखा, ठीक है। तो उसने ग्राउंड से, उसका सर कितना ऊपर था, 1.5 मीटर था, और उसने कितना लगेज उठाया, 15 किलोग्राम का। अब क्या यहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है और ये जो लगेज ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ कवर हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटेशन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। वैसे ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है 9.8। उसके बाद देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रखेंगे m इंटू जी। एम कितना है, 15 kg, एंड ग्रेविटेशनल की वैल्यू 10 है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कर है, 1.5 मीटर का। तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा, 225 जूल। यहाँ पे हमारा कितना क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है।